इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट कल से रांची में शुरू होने वाला है। बहुत सारी न्यूज इधर से उधर से आ रही थी कि केएल राहुल टीम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जसप्रीत बुमराह के बारे में तो खैर इंडियन टीम ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे रहे हैं। केएल राहुल का लेकिन अनसर्टेन था, अनसर्टेन इस सेंस में कि वो मतलब 95% तो ये चांस थे कि वो केएल राहुल इस चौथे टेस्ट में खेलने वाला है, लेकिन फिर अचानक कल या परसों पता चला कि नहीं, वो तो पूरी सीरीज से ही लगता है बाहर हो गया है। अब ये जो केएल राहुल के साथ ये जो फिटनेस का मसला है, ये तो बड़ा ही खतरनाक टाइप का है। पहले भी उसके वर्ल्ड कप के पहले भी जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था, उसके पहले भी उसके साथ यही हुआ था, कंटिन्यूअसली अनफिट चल रहा था। उसके बाद वो तो किस्मत से वो वर्ल्ड कप के लिए फिट हो गया, एशिया कप के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया उसने। तो कुल मिला के वो एक पीरियड तो बहुत अच्छा निकला, हालांकि इंडिया के फेवर में नहीं गया वो, लेकिन केएल राहुल ने तो अच्छा परफॉर्म किया। और अब चूंकि विराट कोहली नहीं है तो मुझे तो केएल राहुल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि पहले टेस्ट में उसने खेला भी बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे और तीसरे टेस्ट में वो नहीं खेल पाया। और फिर तीसरे टेस्ट चौथे टेस्ट में तो वो मतलब अब एंड टाइम पे आके जो अनफिट डिक्लेयर हुआ है। तो इससे एक अच्छी चीज ये हुई है कि रजत पाटीदार के लिए अब एक मौका और है, और ये सुनहरा मौका है। मेरे ख्याल से अब रजत पाटीदार को इस मौके को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब थोड़ा सा ये, जैसे पिछले मैच के बाद भी मैंने ये कहा था कि रजत पाटीदार को उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की गोली खाके जाने की जरूरत है, और ये काम टीम मैनेजमेंट का है। ये कोच, कप्तान और इन लोगों को ही करना है। ये एक्चुअली अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही थोड़ा सा डरा हुआ सा दिखता है। हालांकि उसके पीछे रीजन भी है कि अब देखिए, एक फर्क होता है, एक प्लेयर है जो कि 20-22 साल का है, यशस्वी जायसवाल की तरह, दूसरा है जो 24-25 साल का है, शुभमन गिल की तरह, और ये रजत पाटीदार अब इसकी 30 या 31 साल उम्र हो गई है। तो यहाँ पे फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। भले ही डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मालूम है कि यही बस सीरीज है जिसमें मुझे मौका मिला है, तो अब इसमें मुझे परफॉर्म करना जरूरी है। और बदकिस्मती से कुछ दो एक बॉलें उसको थोड़ी गलत भी पड़ गई। मैं पूरी तरह से गलती नहीं कहूंगा उसकी। पहले जो दूसरे टेस्ट मैच में खेला उसमें तो दोनों पारियों में बदकिस्मत रहा। तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भी बॉल थोड़ा सा ऊपर आ गया रुक के, तो उस वजह से वो आउट हो गया। और दूसरी पारी में मैं ये कहूंगा कि कुछ मतलब बदकिस्मती भी कह सकते हैं, और कुछ ये कि उसकी गलती, और वो मुझे लग रहा था कि वो था शायद कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो शॉट खेल बैठा। जब आदमी के ऊपर फेलियर का डर होता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक में तो उसने रन बनाए हैं, तो इस वजह से। और वो जिस सिचुएशन में खेलने आया था तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में, जब रजत पाटीदार बैटिंग करने आया था, वो तो सिचुएशन मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी थी, थोड़ी सी क्या, अच्छी खासी नाजुक सिचुएशन थी। और जब पिछली पारी में वो पिछले टेस्ट मैच में फेल हो चुका था, तो मुझे समझ में आता है कि थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा था। हालांकि वो जैसा खेला उसमें वो बॉल भी कोई ऐसी मतलब बॉल भी उल्टी सीधी आ गई थी थोड़ी, तो बदकिस्मती से आउट हो गया। तो खैर, अब मुझे लगता है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका है और उसको पूरा भुनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी देखिए, केएल राहुल अगले टेस्ट मैच में आ जाएगा 5वें मैच में, तो रजत पाटीदार को मालूम है कि वो तो वैसे ही बाहर है। तो अब थोड़ा सा चांस ही क्यों ना लेके खेला जाए, और थोड़ा सा अब अटैकिंग खेलने की जरूरत है। अगर उसने एक कोई अटैकिंग 50 भी अगर मार दी तो कम से कम कुछ तो कहने को होगा। हालांकि अभी इस टाइम तो यह है कि बाकी बल्लेबाज जो रन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो अब इसको थोड़ा सा लंबा रन बनाने की जरूरत है, 100 रन बनाने की जरूरत है। 100 रन बना के कुछ क्लेम हो सकता है, अदरवाइज तो थोड़ा मुश्किल ही है काम। लेकिन कुछ अप्रोच थोड़ी अटैकिंग होने जरूरी है। अगर आपने 200 बॉल में 100 रन बनाए ना, तो कुछ बहुत ज्यादा मजा आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तो यह है कि थोड़ा सा 125 बॉल में 100 रन बनाने वाली बात है, जो कि किया जा सकता है। खैर, अब ये मैच का जो प्रीव्यू हम करेंगे, इसमें तो हम डिस्कस करेंगे टीम और विकेट की कंडीशंस। तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि क्या हो सकता है। इंग्लैंड ने तो अपनी टीम डिक्लेयर कर दी है। मैं देखिए, ये इस बारे में तो मैं इंग्लैंड को पूरे नंबर देता हूं। ये मतलब बिना डरे वो मैच के एक दिन पहले टीम डिक्लेयर करते हैं,
और ये मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियन टीम क्यों नहीं कर सकती। इंग्लैंड को क्या पता है विकेट के बारे में या क्लाइमेट के बारे में जो तुमको नहीं पता है, या तुमसे ज्यादा क्या इंग्लैंड को पता है। बट दिस इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देने वाली बात होती है कि हम डरते नहीं है। वो बात अलग है कि वो हार रहे हैं, जो कुछ भी है वो हारने के पीछे उनका रीजन हम सभी को पता है। एक तो वो अपने स्पिनर्स ढंग के लेके आए नहीं है, या पता नहीं इंग्लैंड में ढंग के स्पिनर्स है ही नहीं आजकल। दूसरी बात यह है कि उनकी बैटिंग की अप्रोच, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बेसबॉल के अगर थोड़ा सा अगर ढंग से उसको ऑपरेट करने की कोशिश करें, बेसबॉल अप्रोच जो है, तो ये इंडिया के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। भारी अगर ना भी पड़े तो कम से कम इस तरह से तो नहीं हारेंगे ये। मतलब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो रूट ये इस तरीके से आउट हो सकता है इतने कम स्कोर पे, या वो स्कोर ही ना बनाए। 3-3 टेस्ट मैचेस निकल गए, तो ये उन लोगों को सोचने की जरूरत है। अगर थोड़ा बहुत सेंसिबली उन्होंने खेलने की कोशिश की तो ये इंडिया के लिए तकलीफ दे सकते हैं। खैर, उसके बाद इंग्लैंड ने तो जैसे टीम डिक्लेयर अपनी कर ही दी है। इंग्लैंड ने क्या टीम डिक्लेयर की है अपनी? इंग्लैंड ने 2 चेंजेस कर दिए। सबसे पहले तो इनका जो है वो जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स विकेट कीपर, फिर उसके बाद टॉम हार्टली। लेकिन उसके बाद इन्होंने मार्क वुड को रेस्ट दे दिया और ऑली रॉबिन्सन को उसकी जगह ले आए हैं। और ये रेहान अहमद को निकाल के दूसरे पाकिस्तानी को ले आए, शोएब बशीर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स हेंडरसन को इनको क्यों खिलाना था इस टेस्ट मैच में, ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब जबकि सारे लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये ड्राई विकेट है। हालांकि ड्राई विकेट में जेम्स हेंडरसन काम कर सकता है, रिवर्स स्विंग वगैरह होगी तो ये अपना काम कर जाएगा, और जो कि फायदा मार्क वुड को शायद नहीं मिलता। अब जैसा मार्क वुड वैसा ओली रॉबिन्सन। हालांकि पिछली बार इसे जब आया था तो इसने ठीक ठाक बॉलिंग की थी। जेम्स एंडरसन तो खैर फॉर एवर ग्रीन मेरे हिसाब से, तो वो किसी भी विकेट पे वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। शोएब बशीर, देखिए शोएब बशीर ने कंट्रोल जब ये खेला था ये सेकेंड टेस्ट में, इसने ठीक ठाक कंट्रोल दिखाया था। रेहान अहमद की बॉल में ना कंट्रोल नहीं है, भले उसकी बॉल स्पिन होती है लेकिन वो बहुत शॉर्ट पेच और ओवर पेच ये सब बॉलें बहुत करता है, उसका भी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। उसने रन्स काफी लीक कर दिए थे। शोएब बशीर अगर ढंग से बॉलिंग करे, जैसा कि उसने सेकंड टेस्ट मैच में भी ठीक ठाक ही बॉलिंग की थी, अगर वो वैसी बॉलिंग करेगा ना तो वो इंडियन बैट्समैन के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ड्राई विकेट होगा, स्पिनर्स को मदद देने वाला होगा, तो इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। इंडियन बैट्समैन को भी थोड़ा तमीज से बैटिंग करनी पड़ेगी, और तमीज से बैटिंग करने का मतलब ये है कि ये लोग बिना डरे अगर बैटिंग करें ना, ये लोग प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपनी क्रीज से खेलते हैं। अगर देखिए ड्राई विकेट है तो अगर स्पिनिंग ट्रैक है या थोड़ा बहुत स्पिन को मदद देने वाला है तो कोई भी स्पिनर बॉल को स्पिन करा सकता है। और इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भी अगर थोड़ी बहुत भी स्पिन कराई बॉल को तो इंडियन बैट्समैन की हमको पता है कि इनकी भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह है कि ये लोग क्रीज में घुस घुस के खेलते हैं। यहां पे इनको थोड़ी अपने अप्रोच चेंज करने की जरूरत पड़ेगी कि ये थोड़ा स्टेप आउट करके खेलें। बॉल के पिच तक पहुंच के अगर ये लोग खेलने की कोशिश करेंगे तो इंग्लैंड के स्पिनर्स को ये लोग परेशान कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बॉल कितनी स्पिन हो रही है। बाकी फिर ये है कि ये आगे बढ़ने की जो टेक्निक है, ये जो आर्ट है बैटिंग का, ये कहीं भूल तो नहीं गए हैं इंडियन बैट्समैन, तो वो करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अदरवाइज इंग्लैंड के जो भी स्पिनर्स हैं वो इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। ये बशीर को किस तरह से खेलते हैं, टॉम हार्टली को कितनी स्पिन मिलती है, ये तो बात की बात है। अब इंडियन टीम की हम बात करें तो उसमें देखिए हमें शुरू में तो पता चल ही गया है कि हमारे शुरू में कौन कौन है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, फिर ध्रुव जुरेल। अब इसके बाद आता है मेरा बस चलता तो मैं तो अश्विन को टीम में नहीं लेता, क्योंकि अश्विन को तो विकेट लेने के लिए गड्ढे विकेट चाहिए। कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन अश्विन इज नॉट दैट बिग अ बॉलर दैट ही इज सपोज टू बी। आई एम टेलिंग यू क्वाइट फ्रेंकली। इसमें कोई कुछ भी कहे, मुझे कितना भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन वो क्रिटिसाइज करने के पहले जरा अश्विन का रिकॉर्ड देख ले कि अश्विन ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने विकेट लिए हैं और बाहर कितने विकेट लिए हैं। उसके बाद अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे भी आप देख लो, रांची में भी पहले जो 2 टेस्ट में, लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था इनका 2019 में, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे खासे रन पीटे थे। वो बात अलग है कि इंडिया ने भी खूब रन बनाए, वो बैटिंग विकेट था। अश्विन को पूरे मैच में 1 विकेट मिला था। तो ये फालतू की हमें अश्विन के लिए हाइप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन अब क्या करें, वो अश्विन की हाइप ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो तो खेलेगा। अब आप देख लेना, अगर नॉर्मल विकेट रहा, पिछले टेस्ट मैच में कितने विकेट मिले अश्विन को, मुझे तो नहीं समझ में आता अश्विन का सिलेक्शन। लेकिन ठीक है, चलो खिलाओ तुम, क्योंकि ये इनके इंडियन टीम मैनेजमेंट के बस की नहीं है। दुनिया भर की बातें ये कि अरे अश्विन का कमिटमेंट देखो कि माँ की तबीयत खराब हो गई थी लेकिन फिर जाके देख के वापस आ गया। अरे भैया, तो भगवान की कृपा से माँ की तबीयत ठीक हो गई थी तो वापस आना ही था ना। पैसे ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो वापस नहीं आओगे, काम नहीं करोगे क्या? क्या अजीब सी बात है। रवि शास्त्री बीसीसीआई की चमचागिरी में लगा हुआ है बातें करने। बीसीसीआई इज द गार्डियन ऑफ प्लेयर्स, और बीसीसीआई ने चार्टर्ड प्लेन दे दिया अश्विन को। अरे तो ये भैया नहीं करोगे तो किस बात का पैसा कमा रहे हो तुम? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, वो बात अलग है कि नहीं करते तो कोई भी अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो फिर कोई क्या कर सकता है उसका। लेकिन इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अश्विन के लिए, अरे क्या अश्विन, मतलब ये समझ में नहीं आता मुझे। एक बार इस तरह का सेंटीमेंट प्लेयर्स के बजाय जरा देश के जवानों के लिए भी तो निकाल के बता दे कोई मुझे, कि वो बेचारे वहां उनके घर में जो बीमार पड़ते हैं, उनके घर में जो बेचारों के घरों में जो बुरी खबरें आती हैं और मिसहैप्स हो जाते हैं, उनके लिए देश के जवान जो सीमा पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कभी किसी के मुंह से एक बोल फूटा है कि हाँ हमको सिंपैथी है तुम्हारे साथ? यहाँ ये जोकर लगे हुए ग्राउंड पे बदतमीजी करने, उनके लिए ये देश के सेवक है, ये देश के बेटे हैं, है ना। इनको पैसे जरा इनको देना बंद करो तो पता चल जाएगी देशभक्ति इनकी सबकी। क्या अश्विन और क्या विराट कोहली, फालतू लोगों ने इन लोगों को हीरो बनाया हुआ है। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जिनके ये क्रिकेटर्स हीरो हैं। ये दीज आर ऑल एंटरटेनर्स, इनको उससे ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। तो क्रिकेट हमारा शौक है इसलिए हम बात करते हैं, अदरवाइज ये क्या है, ये सामने वाली सड़क से निकल जाए तो इनको कोई देखने ना जाए, ठीक है, लोग पागल हैं इनके पीछे। तो मेरा मतलब ये है कि अश्विन का कोई मुझे जमता नहीं है। अश्विन को मेरी तरफ से निकाल भी देते टीम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले मैच में नहीं था तो क्या फर्क पड़ गया, और वो आ भी गया था तो उसने क्या कर लिया, 5 विकेट जडेजा ने लिए, इसको कितने विकेट मिले? तो यही हाल है अश्विन का। ये ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अब चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो अश्विन को निकाल के अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था। अब लेकिन बात यह आएगी कि बुमराह की जगह कौन आएगा। सिराज तो देखिए, अब सिराज तो खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि बुमराह नहीं है। सिराज विल बी द सीनियर फास्ट बॉलर। और मेरा हिसाब अगर चलता ना तो मैं तो कहता कि अक्षर पटेल को खिला दो, 4 स्पिनर और सिर्फ मोहम्मद सिराज। लेकिन ये इंडियन मैनेजमेंट के बस की है नहीं, इतनी दम नहीं है इनमें कि इतना ये रेवोल्यूशनरी डिसीजन कोई ले ले। मुझे लगता है कि ये एक और फास्ट बॉलर तो खिलाएंगे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि ये कहीं इन्होंने बुला लिया है उसको, मुकेश कुमार उर्फ माइकल होल्डिंग, मुकेश होल्डिंग का ये जो मैंने नाम दिया है इसको, मतलब मुझे तो डर है कि इसको कहीं अगर खिला लिया इन्होंने तो ये 130 की स्पीड पे ऐसे ही बमबारी करेगा इंग्लैंड के ऊपर कि इंग्लैंड वालों को कहीं चोटें ना लग जाए, कहीं उनके मुंह ना टूट जाए, कहीं हेलमेट ना फट जाए उनके। मुझे डर है एक्चुअली इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए कि मुकेश कुमार उनके पैड वैड तोड़ दे, हेलमेट फोड़ दे, पता नहीं क्या घाव लगा दे। 130 की जो गोलीबारी करता है ये, मुझे तो बहुत ज्यादा डर है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए, इसलिए मैं तो इसको अपनी टीम में नहीं खिलाऊंगा। हाँ, आकाशदीप जो है, आकाशदीप के बारे में सुन रहे हैं कि वो अच्छी तेज भी करता है, अच्छी परफॉर्मेंस भी है डोमेस्टिक में, तो भैया ठीक है। दूसरा एक और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, वो जो आवेश खान उर्फ जोएल गार्नर, उसको भी निकाल दिया टीम से। नहीं तो वो अलग हमारी जान के ऊपर आ जाता, वो अलग बर्बाद कर देता इंग्लैंड वालों को। 132 की स्पीड पे फेंक के वो भी। ये तो हाल है इन लोगों का, ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर लेके घूम रहे हैं लोग, मुकेश कुमार, आवेश खान। बताओ आप, 132 की इकट्ठे स्पीड के ऊपर फेंक देते हैं ये लोग बॉल। मतलब मार्क वुड भी शर्म से पानी पानी हो जाता होगा जब वो मुकेश कुमार और आवेश खान को बॉल करते हुए देखता हो। यार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो जिंदगी बर्बाद कर ली है अपनी, हद ही कर दी इन लोगों ने। बच गए। मुझे तो लगता है कि शायद मुकेश कुमार को ये लोग नहीं खिलाएंगे, आकाशदीप को खिलाओ, देखो भैया कैसा है क्या है, और उसके बाद हिसाब किताब बराबर करो इसका, मुकेश कुमार का भी और आकाशदीप का भी। अगर गड़बड़ करते हैं इनको भगाओ, दूसरों को लेके आओ, नए बॉलर्स को। कब तक ये भैया जसप्रीत बुमराह और सिराज और शामी के ऊपर ही लगे रहोगे? शामी तो वैसे भी बेचारा अनफिट हो गया, वो सर्जरी के लिए जा रहा है, वो तो सुन रहे हैं कि आईपीएल से भी बाहर हो गया। तो अब ये गुजरात टाइटंस के लिए भी बहुत बड़ी दुख खबरी है ये। हमको भी मजा नहीं आएगा क्योंकि मोहम्मद शामी को तो हम देखना चाहते हैं, मोहम्मद शामी को तो हम हर मैच में हर जगह देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट हो। ऐसा है, मुझे लगता है कि अब ये लोग
यही टीम इनको खिलानी चाहिए, ज्यादा कोई चेंजेस तो है नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये लोग डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं। इंग्लैंड तुम्हारे मुंह पे तमाचे मार रहा है एक दिन पहले डिक्लेयर करके, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मैच, वो भले हारे या जीते, लेकिन उन्होंने कम से कम ये मॉरल स्ट्रेंथ तो दिखाई है कि हम तुम्हारे घर में आके एक दिन पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अगर किसी को शर्मनाक नहीं लग रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तुमको क्या प्रॉब्लम है? इंग्लैंड से 1 घंटे पहले तुम टीम डिक्लेयर क्यों नहीं करते हो? तो 9:30 बजे ही जाके दिखाओगे तुम कि 9:30 बजे क्या होता है। अरे यार हद हो गई। और वहां जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाके वहां पे एक दिन पहले तुम टीम डिक्लेयर कर रहे थे, वो भी बेवकूफी की टीम डिक्लेयर करके रखी थी वहां पे भी इसको अश्विन को खिलाया था तुमने मतलब विराट कोहली ने, जहां पे कि 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए थे, वहां पे अश्विन को खिला के रखा था। तो ऐसे लोग हैं, ये लोग डरपोक लोग हैं, बेसिकली डरपोक है। ये सब डर है इन लोगों का। देखते हैं क्या करते हैं। अब ये तो खैर मुझे लगता है कि इंग्लैंड इतनी डाउन एंड आउट है, डाउन एंड आउट ना भी हो तो अगर वो फेक कॉन्फिडेंस भी अगर बोस्ट कर रहे हैं तो उनको ये तो फैक्ट पक्का है कि स्पिनर्स की क्वालिटी वो नहीं है। इंग्लैंड के बस में तभी होगा इंडिया जब ये रैंक टर्नर बना दे। रैंक टर्नर इंडिया इसीलिए नहीं बना रहा है क्योंकि राहुल द्रविड़ को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि रैंक टर्नर बनाने पे हमारे बल्लेबाजों की खुद की ही पैंट ढीली हो जाती है। इसलिए भैया बेहतर है कि मॉडरेट स्पिनिंग ट्रैक बनाओ। तब क्या होगा कि जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं और इंडिया के स्पिनर्स हैं, इनका जो गैप है क्वालिटी का वो वाइडन हो जाता है। तो ये इसको समझ में आ गया है, इस वजह से ये इस तरह के विकेट दे रहा है। और इसे ये भी पता है कि बैट्समैन जो है इंग्लैंड के वो तो बदतमीजी करेंगे ही करेंगे। तो वो इस वजह से ये लोग पिछले 2 टेस्ट मैच जीत गए। नहीं तो आप ही लोग बताओ, अगर इंग्लैंड के बैट्समैन अगर सेंसिबली बैटिंग करने लगे तो इंडिया की हालत पतली हो सकती है, बहुत आसानी से पतली हो सकती है, जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। इनको तो अगर आखिरी पारी में अगर 200 रन दे दिया जाए तो सारे सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिस्टोरिकली आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। ये जो आपके जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं ना, इसकी चौथी पारी के जरा रन देख लो आप। एक भी मैच में इसने रन बना के मैच नहीं जिताया चौथी पारी में सचिन तेंदुलकर ने, जिसको भारत रत्न दे के बैठे हैं ये लोग। ये सच्चाई है, ये सच्चाई बोलो तो सबको बुरी लगती है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। उसमें बुरा या भले का क्या सवाल है। जो आंखों के सामने है वो आप जाके देख लो। तो वही इंडिया के अभी सारे बल्लेबाजों की हालत, 231 रन तुम नहीं बना पाए इन सड़े से बॉलर्स के सामने पहले टेस्ट में। तो तुम्हारी किस्मत से जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस में टॉस जीते हो, कल के मैच में ये भी तो डर है इन लोगों को कि अगर इन्होंने रैंक टर्नर बनाया, टॉस हार गए और पहले फील्डिंग आ गई तो हार जाएंगे। तो ये तो किसी भी मैच में कभी भी हो सकता है। कल के मैच में भी अगर ये टॉस हार गए और इंग्लैंड ने सेंसिबली बैटिंग करते हुए 600 ठोक दिए, ये चौथे दिन मैच हार जाएंगे। सारी इनकी कॉन्फिडेंस जो है ना सब हवा में उड़ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड अभी सीरीज से बाहर नहीं हुआ है और इंडिया कोई सीरीज का बादशाह नहीं बन गया। तो ये तो देखते हैं कल की टॉस। मैं तो ये मनाता हूं कि टॉस हारना चाहिए इंडिया को और इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये इनको देखना, आप जहां 600 रन बना दिए इनके सामने ना, इनकी दम निकल जाएगी सबकी और हम देखेंगे। चलिए देखते हैं रोहित शर्मा की किस्मत कैसी है या हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है। तो आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। मिलेंगे कल के दिन के खेल के बाद।